नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। राजस्थान में बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक स्लोगन के साथ में जगह जगह पे होर्डिंग्स लगवाए हैं। उसमें मैसेज है, बचत राहत बढ़त। बचत कैसे होगी, राहत कैसे मिलेगी और डेवलपमेंट कैसे होगा। हैप्पी इंडेक्स पे अब की बार फोकस रहेगा बजट का। यूं कहें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, और आखिरी में भी क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं, पूरा कार्यकाल वर्तमान सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि मार्च तक का होता है बजट। नवंबर में हमारे यहाँ चुनाव होंगे, दिसंबर में सरकार बनना है। तो उस लिहाज से चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। पंकज मीना जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, और राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। राहत, बचत और बढ़त, एक स्लोगन के साथ में इस बार पहली बार देख रहा हूं कि बजट से पहले होर्डिंग्स लगे हैं। देखिए, बजट जो पेश हुआ हो रहा है अभी जो आएगा, उसका हमने थीम तय किया। और थीम आज तय नहीं किया, आप लगातार आप मुख्यमंत्री जी के उद्बोधनों में, संबोधनों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार जो है हमने जो केंद्र सरकार जनित महंगाई है देश में, जिससे त्रस्त है पूरी जनता, इसको राहत देने के लिए राजस्थान की जनता को हमने अनेक कदम उठाए, जिसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से हमने, चाहे आप हेल्थ सेक्टर ले लीजिए तो उसमें हमारे जो 10 लाख रुपए तक का इलाज हमने मुफ्त देने की घोषणा की। कोरोना काल में सबसे पहले हमने राहत दी थी पेट्रोल के प्राइसेस कम करके। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे उड़ान योजना है हमारी, 1 अप्रैल से नई योजना आ रही है, जिसमें जो उपभोक्ता है उज्ज्वला गैस योजना के गरीब उपभोक्ता, उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ये बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जा रही है, 50 यूनिट तक फ्री है। तो ये जो बढ़ी हुई महंगाई के कारण जो एक जनता के इर्द गिर्द शिकंजा कसा गया है, जिसको वो भरपाई करने में नाकाम रहती है, उसके थाली से जो है भोजन जो है सरकता जा रहा है, उसको राहत प्रदान की। और ये राहत प्रदान करने का कार्य अनवरत जारी रहेगा। चाहे हमने 1 करोड़ लोगों को आज कहना चाहिए कि मदद, आर्थिक मदद दे रहे हैं लगातार प्रति माह, तो वो सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा एकमात्र जो फोकस है वो है सोशल सिक्योरिटी पर। कोई भूखा न सोए, कोई जो है कहना चाहिए कि किसी को कोई अस्वस्थ न रहे, ये और जीवन यापन उसका सुगम हो, इसको इसके आधार पर ही ये कार्य हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कारण क्या है, लगातार हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं पेट्रोल डीजल रसोई के गैस के दामों को कम कीजिए, जिसका वादा करके आप आए थे। अब नहीं है, महंगाई बढ़ी है। इसके कारण, महंगाई बढ़ने के कारण आम आदमी की, जिसकी ऑलरेडी कमाई घट चुकी है, कमाई घट चुकी है, और जो बचत थी वो खत्म हो चुकी है कोरोना काल में, जब कमाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो उससे राहत कोई तो प्रदान करे, हम कर रहे हैं। तो हमें अगर राहत प्रदान करने का जो मौका मिला वो हम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जो है अगर महंगाई कम नहीं करती है तो कम से कम राजस्थान की जनता इन सेक्टर्स में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक बिजली है या मूलभूत अन्य सुविधाएं, उनका उपयोग करे। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं बजट से पहले होर्डिंग्स देख रहा हूं, और कांग्रेस का, मुख्यमंत्री का, सरकार का साफ कहना है कि इस बार जनता को कोविड के बाद का एक सुकून भरा बजट होगा। तो बजट में राहत जनता को कैसी दी जा सकती है, विकास का जो एक एजेंडा है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बचत कैसे दे सकते हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के हम इस बार का जो बजट है उसको इसी स्लोगन से दिया गया है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पे। देखिए, स्लोगन इन्होंने बड़ा अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार प्रसार का तंत्र का उपयोग किया है, परंतु सही मायने में स्लोगन ये होना चाहिए था, झूठ झूठ और झूठ। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, और जब से सरकार नहीं, सरकार आने से पहले से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, झूठे वादे करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, ये सरकार आई थी किसानों का कर्ज माफी के वादे के ऊपर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के वादे के ऊपर। अब देखिए क्या हुआ, स्थिति ये हुई कि हनुमानगढ़ के एक किसान ने बाकायदा मुख्यमंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का नाम लिख के सुसाइड नोट लिखा कि इन्होंने मुझे कर्ज माफी का वादा किया और कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और स्थिति ये है, अभी देखिए फिर झूठ देखिए आप, साल भर पहले
जब भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन किया कर्ज माफी और जो जमीन कुर्कियां कर रहे थे आप, जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ, तो आपने वादा किया कि हम जमीन कुर्की नहीं करेंगे। और मैं अपने साथ में एक अभी 15 दिन पुराना एक कुर्की का नोटिस लेके आया हूँ कि किसान का, कि जिसकी आपने कुर्की करने के लिए किसान को नोटिस दिया है। तो स्थिति ये हो रही है कि आम किसान ने, जिसने कर्ज माफी के वादे पे आपको वोट दिया और वो आज तक इंतजार कर रहा है कि मेरा कर्ज माफ होगा, आप उनकी जमीन कुड़क कर रहे हैं। अब बताइए, इससे बड़ा धोखा अगर राजस्थान के किसानों के साथ क्या हो सकता है। बेरोजगारी भत्ते की जहां तक बात करते हैं, अगर पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित प्रताड़ित राजस्थान में है तो राजस्थान के युवा, राजस्थान के बेरोजगार हैं। और हालत ये हो रही है कि बेरोजगार जब अपनी मांग के लिए कोई प्रदर्शन करता है या मांग पत्र लेके जाता है तो उनकी लाठी बरसाई जाती है। कल आप देखिए आरपीआई के सामने कैसे युवाओं को लकड़ी में डंडे मार मार के उनको भगाया। तो ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है इनके बजट की, मैं आपके माध्यम से स्वर्णिम जी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले बजट में एक वादा किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में नंदीशाला खोलेंगे, वो खुल गए क्या? मैं आपके माध्यम से स्वर्णिम जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात करी स्वर्णिम जी ने, पिछले बजट के अंदर आपने वादा किया था कि 10 लाख नए लोगों को हम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ेंगे। क्या आपने 10 लाख लोगों को जोड़ा क्या? आप केवल और केवल झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं और धोखा देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए, आपने एक बार तो सीधा ही अभी स्वर्णिम जी से पूछा। स्वर्णिम जी, मैं आपका चाहूंगा, फिर मैं राजेंद्र जी के पास में जाऊंगा। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि भ्रम फैलाना और अफवाहें फैलाने का काम तो आरएसएस और भाजपा लगातार करती है, ये सारी दुनिया जानती है इस बात को। और सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, नहीं हुई। हमने तो यहाँ तक कहा, हमने आज 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, जिसमें 21 लाख किसान जो है कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, सबको पता है। इस साल हमारी केंद्र सरकार ने भी कहता 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ पूरे देश का। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमने ये भी कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का आप जो है हमसे वन टाइम सेटलमेंट करा दो। भाजपा का एक नेता प्रधानमंत्री जी के पास हमारा सुझाव लेके नहीं जाता, ना उनसे मांग करता है कि भाई सरकार पैसा भुगत रही है, राजस्थान सरकार, आपका क्या जा रहा है, आप तो करा दो। नहीं कराएंगे ये। और जो बात करते हैं जहाँ पे, जब किसानों की कुर्की की बात करते हैं, वो नोटिस किस क्या रहे, राष्ट्रीयकृत बैंकों क्या रहे। और हमने तो यहाँ पे विधेयक लिया है कि कोई कुर्की नहीं हो सकती। उस विधेयक का क्या असर, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले वो विधेयक आया था, आज भी राज्यपाल के यहाँ पड़ा, न तो वापिस आया न राष्ट्रपति जी के पास गया। आप बताइए, ऐसी परिस्थिति में जो एक केंद्र सरकार जो किसानों की आय दुगनी न करने की बजाय उनकी लागत दुगनी कर चुकी है, वो आज हमसे ये बात करने। जी चलिए, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, केंद्र का बजट 1 फरवरी को और राजस्थान का बजट 10 फरवरी को। बजट के बीच आम जन बना हुआ है सैंडविच। रेपो रेट आपके सामने आई, उसमें फिर इजाफा किया 0.25 का, 6.25 का इजाफा हो चुका है। आम आदमी राहत की जो उम्मीद करती है, वो राहत मिलेगी कैसे? क्योंकि आप एक हाथ से अगर कुछ दे भी रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो दूसरे से तो गला भी दबा रहे हो। देखिए विनोद जी, जो बजट का सिस्टम हो गया, अब जो हो गया, खासतौर से वेट और जीएसटी आने के बाद में, वेट आया, वेट के बाद में जीएसटी है, उसके बाद में जो बजट के प्रति एक आकर्षण होता था कि साहब इन चीज़ों के भाव, इनमें टैक्स कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, वो चीज़ें तो अब लगभग खत्म सी हो गई। क्योंकि आपने जीएसटी में तय कर दिया कि इस चीज़ का इतना % लगेगा, उसका इतना % लगेगा, उसका इतना % लगेगा, तो इसलिए क्योंकि 90% पब्लिक यही देखती है कि मेरे लिए राहत क्या और महंगा क्या होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप ले दे करके आपके पास ये कि आप इस तरह की कोई स्कीम्स लेकर के आए जिससे लोगों को राहत मिल सके। अब क्योंकि चुनावी वर्ष है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2024 में सेंटर के इलेक्शन में ना, स्टेट 9 प्रदेशों के इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए उनका बजट भी देखो चाहे इनका बजट भी देखो, कहीं न कहीं लोक लुभावन होगा। और उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी या इस तरह की जो दूसरी योजनाएं होगी, वो निश्चित रूप से योजनाएं आएगी। अब उनका कितना क्रियान्वयन होगा, ये भविष्य के गर्भ में रहेगा। तो चुनाव के आसपास का जो भी बजट आएगा, उसमें जनता से ज्यादा केंद्र बिंदु होता है वोटर। वोट कैसे मिलेगा, उससे लुभाया कैसे जा सकता पहली है? बार नहीं, हमेशा रहा है ये, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। दूसरी बात, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि अभी हम जो सुन रहे हैं, हमारे साथ में 2 वरिष्ठ हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं राजनीतिक दलों से। अभी एक ट्रेंड और है कि अपनी बात से ज्यादा सामने वाले को किस तरह से कोसा जा सकता है। आपका उत्तर उसी के अंदर होगा कि सामने वाले की कमजोरी हम कैसे बता सकते हैं। देखिए, ट्रेंड बेसिक रूप से बेसिक चला है कुछ टाइम से, कुछ वर्षों से चला है, खासतौर से 10-12 साल से इस तरह का ट्रेंड चला है
पर इसका एक नेगेटिव आप देखिए कि जिस तरह की जो चीजें लेकर के जब आप चलते हैं, दूसरे को आलोचना करने के और दूसरी कमियां उजागर करने में लग जाते हैं, तो हम अपनी बात, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाते प्रभावी तरीके से। और उसका परिणाम ये है कि जिस चीज की आप आलोचना कर रहे हो वही उस दूसरे पक्ष के लिए उसकी पब्लिसिटी का माध्यम हो जाता है, उससे उल्टा उसको ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, इस चीज को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी बात प्रभावी तरीके से रखें और दूसरे की बात की चर्चा ही नहीं करें, तो ज्यादा बेटर होगा, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा आप वोटर को आकर्षित कर पाएंगे। मेरा ये सोचना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वर्णिम जी ने अभी जो कुछ कहा, मैं राजेंद्र जी के पास में चला गया। देखिए एक बात जरूर है, यहाँ पे बजट चाहे यूनियन गवर्नमेंट का है, हालांकि हम बात उस होर्डिंग और उस राहत की बात कर रहे हैं जो जनता की अपेक्षाओं के और पर लग गए कि हाँ अब की बार हमें कुछ राहत मिलेगी। राहत हर तबके को इंतजार है राहत का। यूनियन गवर्नमेंट से भी था जब 1 तारीख को बजट आया, और जब किसी राज्य में आने वाले दिनों में बजट होगा, 10 फरवरी को राजस्थान में बजट आ रहा है। इसी बीच रेपो रेट ने बहुत लोगों के जायका बिगाड़ दिया महंगाई का, और भी कि महंगाई तो झेल ही रहे थे, लग रहा था कि कसराइला स्वाद है, चलेगा खाना, कोई बात नहीं है, लेकिन और कड़वा कर दिया उसको रेपो रेट ने बढ़ा करके। तो ये जो राहत चाहे केंद्र सरकार दे चाहे राज्य सरकार दे, जायका तो बिगड़ ही रहा है लोगों का। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात पे आता हूँ। पहले तो मैं स्वर्णिम जी की जो बात का जवाब दूं, कांग्रेस का पिछले 4 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अपनी हर नाकामी को ही केंद्र सरकार को डालने में रहते हैं, और फिर वही बात, झूठ झूठ और झूठ। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि एक ये किसान की जमीन कुड़की हो रही है, तो आपने तुरंत कह दिया कि वो राष्ट्रीयकृत बैंक का है और उसमें मोदी जी करेंगे, जबकि मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूंगा, ये मैं लेके आया हूँ उसका नोटिस, ये भूमि विकास बैंक का है और अभी फरवरी के अंदर ही जारी हुआ है। तो कुल मिला के ये किसी प्रकार के काम करना चाहते नहीं है, केवल और केवल जनता को गुमराह करके राज भी बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अभी यहाँ कह रहे थे कि साहब महंगाई की बात चर्चा कर रहे थे, आप याद करें कि राजस्थान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा महंगा है। और क्यों है? मोदी सरकार ने 3 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रेट कम करी, टैक्स कम किया, परंतु आपने उसके ऊपर कृपा नहीं करी। और इस कारण से अब जब हम राजस्थान से बाहर निकलेंगे, हरियाणा के अंदर सस्ता है, यूपी के अंदर सस्ता है, पंजाब के अंदर सस्ता है। आप अगर आपको वास्तव में महंगाई की चिंता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रेट कम करिए ना। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बजट के अंदर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो वेट लगा रखा है वो कम करेंगे क्या? दूसरी बात, बिजली की दरें। बिजली की दरें आपने ये कहा जब सरकार में आए थे कि हम साहब बिजली के ऊपर 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, और 9 बार पैसा बढ़ाया आपने। कभी 35 पैसे बढ़ाते हैं, कभी 15 पैसे बढ़ाते हैं, कभी 47 पैसा बढ़ाते हैं, आपने 9 बार पैसा बढ़ाया। आप ये देखिए कि राजस्थान में जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल उत्पादन हो चाहे किसान का उत्पादन हो, दोनों ही उत्पादन के अंदर कहीं ना कहीं बिजली का और डीजल का उपयोग होता है। और ये महंगाई राजस्थान में जो है वो इस कारण से महंगाई है। आप अगर वास्तव में महंगाई पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो मोदी जी को कोसना छोड़िए, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रेट कम कर दीजिए, आप बिजली की रेट कम कर दीजिए, महंगाई अपने आप यहाँ धरातल पे आ जाएगी। पर वास्तविकता यह है कि आपको इस जनता की चिंता नहीं है, आपको तो ये चिंता यह है कि किसी तरह में कुर्सी से चिपके रहें और जो भी बुराई है वो सारे मोदी जी के पाले में डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो महंगाई का एक कारण केवल और केवल बस राजस्थान में अगर है तो राजस्थान सरकार है। रेपो रेट बढ़ना और ये सब कुछ है वो आम जन जिससे महंगाई में पिस रहा है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें। नहीं, देखिए ये कोई छुपाने वाली बात या अस्वीकार करने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना के बाद में जो स्थितियां हुई और यूक्रेन युद्ध हुआ, अगर महंगाई की तुलना हम विश्व के अन्य देशों से करें और खासकर विकसित देशों से करें तो आज उसके मुकाबले में के अंदर हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है, हिंदुस्तान बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये बात ठीक है कि अगर कोई किसी तरह के क्राइसिस आया है तो मिलकर सबको साथ लड़ना चाहिए। परंतु कोरोना के बाद में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर प्रयास हुए इन सारी चीजों से लड़ने के लिए, उसके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तारीफ की हमारी, और न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों ने तारीफ की कि भाई भारत ने इन सारे संकटों से लड़ने के लिए बहुत मजबूती से के साथ खड़ा रहा। तो प्रयास हो रहे हैं, परंतु आप करते क्या है कि आप अपने जो नाकामियां हैं उन पे काम करने की जगह आप केवल और केवल ये करते कि साहब मोदी सरकार आपकी जगह कांग्रेस कहिए आप, क्योंकि सवाल मेरा है तो जवाब मुझे काउंट करना। कांग्रेस ही कह रहा हूं, मैं कांग्रेस ही कह रहा हूं।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सरकार के प्रतिनिधि से मांग करना चाहूंगा कि आप इस बजट के अंदर डीजल पेट्रोल की रेट कम करिए, आप इस बजट के अंदर बिजली की रेट कम करिए, और न केवल बिजली की रेट कम करिए। मैं योगेंद्र जी आपको याद दिलाता हूं, पिछला जब बजट हुआ था माननीय मुख्यमंत्री ने पटल पे कहा था कि किसानों को बिजली दिन में दी जाएगी, और आप स्थिति यह है कि किसानों को बिजली रात में दी जा रही है, दिन में तो छोड़िए, और जो रात में दे रहे हैं वो भी 6 घंटे की जगह 4 घंटे में दे रहे हैं। तो आप जो बात कहते हैं, और खासकर पटल पे कहते हैं, मीडिया में कहते हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति, मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति जो कहता है उस पर करके भी दिखाओ। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं जवाब दिलवाता हूँ स्वर्णिम जी से। जी स्वर्णिम जी, सुना आपने? जी जी, मैंने बहुत खैर, लेकिन इसी बीच में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट्स की गवर्नमेंट सरकार हो, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम मुख्यमंत्रियों को और वहां के मंत्रियों को जब सुनता हूं तो ये आता है कि भाई कोविड में बहुत विषम परिस्थितियां रही, वो वक्त एक बुरा वक्त था, निकल गया, लोगों पे बड़ा संकट रहा है, रोजगार का संकट है, रोजी रोटी का जो संकट है वो। तो अगर ये आप मान के चलते हैं कोई भी, तो फिर उस नजरिए से भी उस पब्लिक को देखिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब कोविड संकट था तो आपको अगर याद हो तो राजस्थान सरकार ने जो हमारे फुटकर कार्य करने वाले लोग हैं उन तक को भी पेंशन दी थी। 5500 रुपए का करीब हमने लाभ दिया था, चाहे धोबी रहा हो, चाहे रेहड़ी लगा के काम करने वाला हो, या जूते गांठने वाला हो, या अन्य जो इस तरह के काम करते हैं, नाई थे जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, हमने सहायता प्रदान की थी, और लगातार हम तो इसी आधार पर कार्य करते हैं। बड़ा अच्छा बात कही पंकज जी ने, 3 बार केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, बहुत बढ़िया बात है। बढ़ाए कितनी बार इसकी तो मेरे ख्याल से गणना, मेरे ख्याल से योगेंद्र जी आपके पास भी नहीं होगी, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तो एक बार देखा था 60 दिन तक प्रतिदिन बढ़ रहे थे। वो सब चीजें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि जब हमने शासन छोड़ा था तो 3 रुपए 90 पैसे करीब टैक्स लगता था डीजल पर, आज वो 21 रुपए है। अलग बात है, तो करेंगे बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, हम ही करेंगे 2024 में, करेंगे केंद्र में सरकार बना करके निश्चित रूप से। और जहां तक ये बात करते हैं, आज आधे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल 24 में होंगे, 23 में तो राजस्थान 23 में तो राजस्थान में। अभी इनको तो लगता है कि राजस्थान से ही पूरे देश में संकट है, राजस्थान के कारण ही पूरे देश में पेट्रोल डीजल महंगा है, तो उसका तो देखिए मैं जवाब नहीं दे सकता, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, मध्य प्रदेश याद करो, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, याद करिएगा मध्य प्रदेश में। राजस्थान सरकार ने वैट बढ़ाया नहीं, जो वसुंधरा सरकार में था उतना ही वैट है, बिल्कुल उतना ही है। लेकिन केंद्र सरकार ने कितना बढ़ाया, 3 रुपए 90 पैसे और 21 रुपए। आज इनके 3 बार कम करने के बाद 21 रुपए टैक्स लग रहा है। आप बताइए, मजाक है ये? 14,000 करोड़ के हमने कर्जे माफ कर दिए, मजाक है ये? हम अगर आधे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल, चाहे कृषि उपभोक्ता हो चाहे घरेलू उपभोक्ता, शून्य आ रहे हैं बिल। क्या ये मजाक है? ये धरातल पर उतरी हुई योजना ही नहीं है। बिजली का बिल उठा के देख लीजिए कोई भी। क्या 10 लाख रुपए तक का, अगर 30 लाख लोग इलाज मुफ्त पा चुके हैं, तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ता है और जज्बा चाहिए, उस जज्बे के साथ हमने काम किया। प्रधानमंत्री जी तो बहुत जिम्मेदार है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे रहे हैं ना, किसानों की आय दुगनी कर ही चुके हैं। इन सब चीजों का जवाब दें, अभी तो घिरे हुए बड़े बड़े मुद्दों पर, उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए ये सारी चीजें बेईमानी है। लेकिन जो बजट का आज हमारा जो स्लोगन है, इस स्लोगन का तात्पर्य यह है कि हम ना सिर्फ काम करके दिखा रहे हैं और लोगों को राहत भी दे रहे हैं, बचत हो रही है उसके कारण। और प्रदेश की अगर आप देखेंगे तरक्की, तो आज 11.4% जीडीपी की ग्रोथ रेट है। ये कोई छोटी बात नहीं है, पूरे देश की नहीं है, देश की एवरेज आप निकाले उससे बहुत ज्यादा है। और बड़े राज्यों में सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट लेकर के हम आए, बीजेपी ने जितने रोजगार दिए थे, जितनी नौकरियां दी, उससे 3 गुनी नौकरियां हमारी सरकार में मिल रही हैं। ये सब चीजें दूसरे नंबर पे है राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद में। मैं तो मीडिया रिपोर्ट्स में बिल्कुल, आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य नहीं है, वो टुकड़े होने के बाद छोटा राज्य है। हम दूसरे नंबर पे हैं। और बड़े राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, ये सब बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, इनके मुकाबले हम सबसे ऊपर हैं इन पे बड़े राज्यों में। इसीलिए मैंने कहा था। तो ये सब चीजें आसान नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हमने किया, करके दिखाया। और आपको वो दिन भी याद करवाता हूं जब हमने सरकार संभाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे वादे पूरे करेंगे। और अब तो ये तो कर्ज भी नहीं ले सकते, कर्ज भी सारा जितनी सीमा थी उतना जो है भाजपा सरकार ले गई थी। याद करिए आप, आपके पास कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनके एमएलए या जो जितने भी पदाधिकारी थे उनकी। तो ये इस स्थिति में भी निकल के कोरोना को हमने हराया, वो भी उस परिस्थिति में जब केंद्र से हमें कोई राहत नहीं है। तो ये सब चीजें हम करके आ रहे हैं। और ये बजट जो है, ये बजट इस चीज का द्योतक है
कि हम आम जनता के साथ खड़े हैं, आम जनता के लिए खड़े हैं, आम जनता की जरूरतों को पूरी करने के लिए खड़े हैं, ना कि केंद्र सरकार की तरह जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में आज तक आप 24 लाख करोड़ रुपया कमा चुके हैं। कमाई है ये जेब काटी है जनता की। ये प्रॉफिट में टैक्स के द्वारा तो ले ही रहे हैं योगेंद्र जी, बड़ी बात है। टैक्स के द्वारा तो केंद्र सरकार की ट्रेजरी भरी रही है। वो पेट्रोलियम कंपनियां भी कितने लाभ में है, लाभ का गणना आती है। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं, कोई छोड़ने को तैयार है इनमें से? बिल्कुल जनता को राहत देंगे हम। चलिए राजेंद्र जी, राहत की उम्मीद हर कोई करता है कि राहत मिलनी चाहिए उसे, और राहत देने वाले सरकारें होती हैं। तो ये जो बजट है मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे, क्योंकि स्लोगन के जरिए एक सियासी चर्चा भी शुरू कर दी। पब्लिक की क्यूरियोसिटी, जो जागरूकता है या जो लोग देखते हैं, उनका ध्यान जा रहा है कि बजट, राहत और बढ़त बजट का एक स्लोगन है। जो पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो कुछ अपेक्षाएं जो पब्लिक की होती हैं उसमें और पर लग जाते हैं कि इस बार तो चलिए हमारे कुछ ऐसा मिले कि कोविड से हम बाहर निकले हैं। और कुछ ऐसे तबके हैं जिनके लिए हम एक ऐसे कहा जा सकता, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की बात अशोक गहलोत कई बार कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी झलकें दिखाई दे सकती हैं कि हाँ, जो राहत की खबर दे सकती हैं। ये देखिए, निश्चित रूप से ये तो मान कर चलिए कि इस बजट के अंदर राहत होगी, जनता को कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको दो दृष्टि देखना पड़ेगा कि एक तो ये सरकार के चौथे साल का अंतिम साल का बजट है, बिल्कुल तीसरे कार्यकाल का, तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट इसके बाद में कोई बजट वाले, तो दो चीजें होगी। सरकार को दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इस स्लोगन से एक मैसेज दे दिया, पर इसके अंदर दो चीज देखनी पड़ेगी कि आपको बजट के अंदर ऐसी स्कीम्स और ऐसी योजनाएं लानी है जो आप 3 या 4 महीने के अंदर पीरियड के अंदर उनको आप धरातल पे ला सके। क्योंकि आपके पास सितंबर अक्टूबर तक का टाइम है। मुश्किल से आप सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपके आचार संहिता लग जाएगी। तो आपके पास जो समय सीमा है 1 अप्रैल से लेकर के आपके पास अक्टूबर तक की शुरुआत समझ लो या सितंबर के लास्ट की समझ लो, इस समय सीमा के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। इसलिए योजनाएं इस तरह की, और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बजट के अंदर इस तरह की योजनाएं आएगी जो इन 4-5 महीनों के अंदर अपना असर दिखा सके। और सरकार की प्रायोरिटी भी यही होगी कि उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की, बिल्कुल, क्योंकि समय कम होगा। 10 अप्रैल को आपका 10 फरवरी को बजट आ रहा है, आपका 1.5 महीने का टाइम है। फरवरी के लास्ट तक आपका बजट विधानसभा से पारित हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है, उसके अंदर आपकी प्लानिंग हो जाएगी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना। 6 महीने के आसपास का वक्त आपके पास में होगा, क्योंकि उसके बाद में लगता है सितंबर आखिरी तक, हाँ बिल्कुल, वो या अक्टूबर फर्स्ट में मान लीजिए आप आचार संहिता लग जाएगी। तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा सरकार के लिए। आप ये निश्चित रूप से बात चलिए कि लॉन्ग टर्म की कोई योजनाएं, स्कीम्स वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि वो आई तो उनको तो इम्प्लीमेंट का कोई ना कोई दूसरे, बिल्कुल, उसके प्रभाव। तो ये हो सकता है कि तुरंत राहत क्या दी जा सकती है सरकार को के माध्यम से जनता को, उस पर सारा फोकस रहेगा। खैर, एक्सरसाइज करने वाले लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और उसी के बाद 10 तारीख को मेरे को भी वैसा इंतजार है जैसा आप लोगों को है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।